हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंह गाठिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी भूगोल का यानी भूगोल की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 6। नेम है चैप्टर का जनसंख्या। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं और वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है। यानी कि देखिएगा, अगर कोई समुदाय है, अगर बाढ़ या सुनामी आकर के इसे टकराते हैं तभी तो वे आपदा कहलाते हैं। अदरवाइज जहाँ मनुष्य नहीं है वहाँ तो आपदा आती रह जाए, लेकिन उसे कोई भी आपदा नहीं मानेगा। चलिए, संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने और उसकी विवेचना के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। सबसे पहली बात, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो लोगों की संख्या कितनी है और वे कहाँ निवास करते हैं, ये प्रश्न पहला। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि और इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यानी विश्व के स्थलीय भूभाग के 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1,990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख और लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। बात करते हैं आगे। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है कितने लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर, यानी 1 किलोमीटर यूँ ले लें और 1 किलोमीटर यूँ ले लें, तो ये हो जाएगा 1 वर्ग किलोमीटर। तो 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 382 लोग जो है वो निवास करते हैं। जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1,102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। चलिए बात करते हैं राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व में असमान जो है वितरण जो है वो दर्शाता है। तो इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर सभी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व दिया गया है, जहाँ पर 250 से कम है प्रति वर्ग किलोमीटर में, या ये कलर जो है ये कलर यानी येलो, रेड, ऑरेंज, ये सब दिखाया गया है यहाँ पर। चलिएगा बात करते हैं 250
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कम जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायवीय अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी कम है और क्यों? देखिएगा, असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। तो आप कोई भी 3 राज्य जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले, देखिएगा यहाँ पर सबसे अधिक रेड कलर और जो है मिनिमम, देखिएगा यहाँ पर अगर सेकंड लेवल पर सबसे अधिक देखें तो ये वाला कलर होगा। तो ये दोनों कलर पहचानने की कोशिश करते हैं, रेड और ऑरेंज। तो देखिएगा ऑरेंज कलर यहाँ ज़्यादा है और रेड कलर यहाँ जो है ज़्यादा है। चलिएगा बात करते हैं यहाँ पर थे हम जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि और दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत में वृद्धि। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या में से घटाकर इसे प्राप्त करते हैं तो इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। यानी कि मान लीजिएगा कि 2011 में इतनी जनसंख्या थी, लेकिन 2001 में तो इतनी सी थी। तो हम क्या करेंगे, 2011 वाली में से 2001 को घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10 साल के अंदर कितनी जनसंख्या की जो है वृद्धि हुई है, तो उसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो बढ़ी है। प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। चलिए बात करते हैं। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011-12 में 12,101 लाख हो गई है। जो सारणी 6.1 है और जो चित्र है 6.4 अ और ब, ये दर्शाते हैं कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या के तीव्र वृद्धि को व्याख्या करते हैं, जो 1951 में 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई। तो देखिएगा यहाँ पर लगातार जो है वो बढ़ते हुए रूप में दिखाया गया है। इसको देखिएगा यहाँ पर, यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक भी बढ़ा है। चलिए बात करते हैं आगे डिकेड्स में। किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई है। फिर भी देखिएगा यहाँ पर, इसके बाद देखिएगा थोड़ा कम होने लगी, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर में कमी आई है। चलिए बात करते हैं आगे। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई। देखिए दर घटी थी लेकिन जनसंख्या वृद्धि तो हुई थी, ठीक है, बढ़ने की दर घटी थी। चलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तथा इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है, जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सफलता जो है उसको प्रदर्शित करता है।
इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को 3 मुख्य प्रक्रियाएं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं कि एक वर्ष के अंदर 1000 व्यक्तियों में से कितने लोग मर गए तो वह उसकी मृत्यु दर कहते हैं उसे। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तन करने के प्रवास की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात करेंगे, भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़ करके 31.80% हो गई। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। बात करते हैं आगे आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क और वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के निर्धारक होती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। बच्चे, जो सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु के हैं, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं और इनको भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। वयस्क 15 से 59 वर्ष, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। वृद्ध 59 वर्ष से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। बच्चों और वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को चित्र 6.5 में दर्शाया भी गया है। चलिए बात करते हैं आगे। लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, देखिएगा। सन 1951 से 2011 के बीच में लिंग अनुपात को सारणी 6.2 में दर्शाया गया है। तो देखिएगा, लिंग अनुपात जो है वो पहले घटा है, लेकिन उसके बाद जो है वो नॉर्मल हो गया। चलिए बात करते हैं साक्षरता दर।
साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है एवं शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता दर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ, लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% और महिलाओं की 64.6% है। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है? चलिए बात करते हैं आगे। व्यावसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल हैं। द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीयक क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल हैं। विकसित एवं विकासशील देशों के विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय और तृतीयक क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। बात करते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में 25 थी, 2011 में घटकर 7.2 रह गई है। औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों में बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी और मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। बात करते हैं किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। यानी कि देखा जाए किशोर जनसंख्या होती है, यानी कि जो नवयुवक होते हैं। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों और वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब और विकास अवरोधित हो जाता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया से उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्या के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार और इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से छुटकारा,
बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर, देखिएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पोषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की सुरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति जो है को प्रोत्साहित करना है। किशोर और किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। तो चलिएगा, इसी के साथ हमारा जो अध्याय है वो हमने पढ़ लिया है। चलिए इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो देख लेते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी में संख्या, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ओके, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी में संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन वाले क्षेत्र में, प्रस्थान आगमन दोनों क्षेत्रों में। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ से चल करके कोई लोग अगर यहाँ आ जाएंगे तो सिंपल सी बात है यहाँ का जो है आबादी की संख्या, वितरण, संरचना घट जाएगा और यहाँ का बढ़ जाएगा। चलिए, तो दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर का। चलिए, ये तो हमने अभी भी पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि दर का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि दर का परिमाण दर्शाता है? तो सिंपल सी बात है कि ये एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या जो है वही जो है जनसंख्या वृद्धि दर का एक्चुअल परिमाण दर्शा सकता है। बात करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपने नाम को पढ़ व लिख सकता है, जो किसी भाषा में पढ़ व लिख सकता है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है और वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ व लिख सकता है। तो सिंपल सी बात है, यह वाला सही है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दीजिएगा। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। जनसंख्या वृद्धि तीन प्रमुख घटक हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर से जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है डेफिनेटली, और लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? 1981 से भारत में गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने के कारण जन्म दर में तेजी से कमी आई है, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि दर घट रही है। बात करते हैं आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें। तो देखिए, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बतलाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है। चलिए बात करते हैं आगे। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि में क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, जबकि जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? यह किसी विशेष समयावधि के दौरान वितरण, संरचना और आबादी के आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ पर आकार में परिवर्तन को और यहाँ पर संख्या में परिवर्तन को। चलिए बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं प्राकृतिक वृद्धि और अप्रवास, जबकि यहाँ पर जो है जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि के साथ साथ प्रवास भी जो है, अप्रवास के साथ प्रवास भी जो है वो इसको जो है प्रभावित करता है। चलिए बात करते हैं आगे।
व्यावसायिक संरचना और विकास के बीच क्या संबंध है? किसी भी देश का विकास उसके आबादी की व्यावसायिक संरचना से संबंधित है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों कृषि, पशुपालन, वानिकी और मछली पालन में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है, जबकि विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? देखिए, स्वस्थ जनसंख्या के निम्नलिखित लाभ है। एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक स्वस्थ व्यक्ति बहुत अधिक कुशल और उत्पादक होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमता पहचानने के काबिल होता है और सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ कर्मचारियों की अनुपस्थिति कम होती है। बात करते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो देखिएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना, देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर और किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराना। तो चलिए, इसी के साथ आपका अध्याय पूरा होता है और अगले अध्याय के लिए हम मिलेंगे आपकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।